दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रेटा का IVT का टेस्ट ड्राइव रिव्यू। मैंने काफी टाइम से सोचा था कि मैं क्रेटा की जो CVT वेरिएंट यानी कि जो IVT वेरिएंट आती है बेसिकली उसको ड्राइव करूंगा और आप लोगों के सामने अपने व्यूज रखूंगा। आज की डेट में हर कोई चाहता है एक ऐसी गाड़ी लेना जिसको चलाना कन्वीनियंट हो, आराम से ट्रैफिक वगैरह में उसको चलाया जा सके बिना हैसल ऑफ शिफ्टिंग गियर्स। तो यहाँ पर ये जो गाड़ियां आपको देखने को मिल जाती हैं, ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं। या तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलती है या फिर ऑटो गियर शिफ्ट देखने को मिलती है या फिर उसके अलावा DSG DCT ये वाले गियर बॉक्स आ जाते हैं। तो आज की डेट में क्रेटा IVT किस तरीके से चलती है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। एक एक करके मैं सारे एस्पेक्ट्स टच बेस करने की कोशिश करूंगा और अगर मेरे से कोई चीज भूल जाऊं मैं या फिर मेरे से कोई चीज बताने से रह जाए तो जरूर आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में हो, मैंने वीडियो में मेंशन ना किया हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अर्गोनॉमिक्स के बारे में। इस गाड़ी में बहुत शानदार अर्गोनॉमिक्स देखने को मिलते हैं, सब कुछ एकदम रीच में है और बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर डिस्टेंस टू ड्राइवर मेंटेन किया गया है। चाहे वो आपके सनरूफ के कंट्रोल हो, चाहे वो आपके मीडिया के कंट्रोल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, सब कुछ एकदम परफेक्टली पोजीशनड है। तो यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी शिकायत मुझे इस गाड़ी में देखने को नहीं मिली। उसके बाद में बात कर लेता हूँ मैं बोनट विजिबिलिटी की। तो यहाँ पर ये गाड़ी एक मिड सेगमेंट SUV में आती है और ये पूरा उसका एहसास कराती है। बोनट की अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। मैंने सीट हाइट को भी थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करके देखा था, तो यहाँ पर वो फीचर भी बहुत अच्छा दिया गया है। और IVT वेरिएंट जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था और वैसे इसकी शुरुआत हो जाती है आपके SX वेरिएंट से जो कि 19 लाख रुपए का आता है। तो बोनट की विजिबिलिटी में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। उसके आगे चलते हैं तो एक चीज मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, इस गाड़ी का AC बहुत इफेक्टिव था। मतलब ऑटोमेटिक पे सेट करने के बाद में बस मुश्किल से 30 या 25 सेकंड बाद में ही इसका जो है फैन की स्पीड को कम करना पड़ा। काफी अच्छा इफेक्टिव AC था और बहुत जल्दी इसने पूरे केबिन को कूल कर दिया था। उसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ इसके इंजन के बारे में थोड़ी सी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज तक जो चलाया है 1.5 लीटर, या तो मैंने ग्रैंड विटारा में एक बार चला के देखा था या जो नया इंजन ब्रीजा में आता है उसको मैंने ड्राइव करके देखा था, और उसके अलावा मैंने K15B इंजन को चलाया है। तो ये जो इंजन है ये उससे काफी ज्यादा अच्छा है। हालांकि दोनों हैं 1500 सीसी, लेकिन इस इंजन की जो रिफाइनमेंट है और इस इंजन का जो मैं कहूंगा जो पंचीनेस है, रिफाइनमेंट के मामले में तो दोनों इंजन एक जैसे हैं, लेकिन जो इसकी जो पंचीनेस है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मारुति's इंजन। जब इसमें पुल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर गाड़ी में आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं। एक आपका सिटी मोड, इको मोड जो आपका आ जाता है, एक आपका कंफर्ट मोड जो कि नॉर्मल आपका मोड होता है, और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक पावर मोड देखने को मिलता है, स्पोर्ट मोड जिसको की कहते हैं। तो मैंने इस गाड़ी को कंफर्ट मोड में ही चलाया और जब आप इंजन को पुल करते हो तो एक अच्छा खासा ग्रंट, एक अच्छी खासी पावर, अच्छा खासा टॉर्क जनरेट करके देता है और उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि आप इस गाड़ी को अगर ले रहे हो तो ये इंजन आपको कतई अंडर पावर्ड नहीं लगने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि क्या ये जो मेरा इंजन है ये अंडर पावर्ड है कि नहीं है, लेकिन ये इंजन बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं है। आप इसको इस सेगमेंट की गाड़ियों से, अगर टाइगुन और कुशाको 1.5 DSG वाले को हटा दोगे तो आप जरूर इसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उनका जो लेवल है वो एकदम से डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे देखने को लगी वो मुझे लगी इस गाड़ी में इसका इंजन। उसके बाद में अगर मैं NVH लेवल्स की बात करूं तो इसमें NVH लेवल्स भी बहुत कमाल के देखने को मिलते हैं। कोई किसी तरीके की साउंड जो है वो अंदर नहीं आती है, केबिन एकदम साइलेंट रहता है। टायर नॉइज हो, चाहे वो आपकी कोई भी किसी भी तरीके की अननेसेसरी साउंड इंजन में नहीं आती है। जब तक कि आप इसको पुल हार्ड नहीं करते हो, इसको रेव नहीं करते हो, तब तक इंजन भी कोई किसी तरीके की साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। पिकअप गाड़ी का बहुत शानदार देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिटिंग पोस्चर की, कंफर्ट की, तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर गाड़ी के अंदर बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं और बहुत अच्छे अर्गोनॉमिक्स यहाँ पर आपको, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर आपसे बात करूं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको क्लास लीडिंग फीचर्स, चाहे वो आपका एयर प्योरीफायर हो, चाहे वो आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की क्वालिटी हो, चाहे वो आपके कंट्रोल्स हो, चाहे वो आपकी टच सेंसिटिव जितनी भी चीजें होती हैं वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये गाड़ी को एक प्रीमियम टच दिया जाए, और अब तो इसकी फेसलिफ्ट आने वाली है तो उसमें तो और ये सब चीजें और बेहतर ही होंगी। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेता हूं मैं कि 1500 सीसी का जो इसका इंजन है, मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि वो एक बेंचमार्क सेट करता है। सिर्फ एक फोक्सवैगन और स्कोडा के इंजन को हटा दो तो वो इंजन बहुत पावरफुल, बहुत पंची आपको देखने को मिल जाता है। मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड में ऐसा इंजन जो है वो देखने को कम मिलता है। बाकी होंडा एलिवेट में भी 1500 सीसी का इंजन आने वाला है, तो जब वो आ जाएगी तब उसको भी एक बार चला के देखूंगा कि वो किस तरीके से महसूस होती है। उसके बाद में एक कमी जो मुझे इस गाड़ी में महसूस हुई, जो मतलब कमी तो नहीं कहूंगा मैं, बल्कि एक दिक्कत कहूंगा जो मुझे महसूस हुई, मुझे इस गाड़ी के सस्पेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि गाड़ी के सस्पेंशन इतने ज्यादा स्टिफ क्यों रखे हुए हैं, और काफी ज्यादा फीडबैक जो है वो गाड़ी में अंदर महसूस होता है। मतलब मैंने जब गाड़ी को चलाया तो उसके बाद में हर तरीके से, जैसे गड्ढे वगैरह थे या फिर कोई भी स्पीड ब्रेकर वगैरह पे, तो इसके जो सस्पेंशन है वो ऐसा महसूस कराते हैं कि आप पूरे के पूरे हिल जाते हो। तो मुझे सस्पेंशन के मामले में बिल्कुल मजा नहीं आया। आई डोंट नो ये स्पेसिफिक कार
प्रॉब्लम थी कि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल था, लेकिन टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी होने के बावजूद ये गाड़ी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट नई ही थी। तो मुझे सस्पेंशन से बहुत जबरदस्त शिकायत रही और मुझे समझ नहीं आया कि या तो ये स्पेसिफिक कार प्रॉब्लम है या फिर ये ऑल क्रेटाज में ये इशू आता है। तो ये एक थोड़ी सी मेरे को शॉर्ट कमिंग लगी इस गाड़ी में। बाकी ओवरऑल गाड़ी बहुत बढ़िया है, बट हाँ, अगर आपको लेनी है तो जरूर आप इसका सस्पेंशन चेक एक बार कर लेना लेने से पहले कि अगर आपको सूट करता है इतना स्टिफ सस्पेंशन तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी को बाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसे इस गाड़ी में IVT गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है ऑटोमेटिक, अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी जो प्राइस रेंज है वो SX वेरिएंट से स्टार्ट होता है और वो ऑन रोड जाकर आपको 19 लाख का पड़ता है। तो ये एक डाउन साइड वाली बात है। अगर एक 14, 15, 16 लाख रुपए का वेरिएंट यहाँ पर होता तो ज्यादा बेहतर होता। जैसे कि ग्रैंड विटारा में टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में जो वेरिएंट आता है वहां पर आपको 16 लाख रुपए से सिग्मा वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। डेल्टा वेरिएंट सिर्फ मैनुअल में आता है और सिग्मा वेरिएंट आपका ऑटोमेटिक से शुरू हो जाता है, जो कि 16 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है और उस गाड़ी में भी कंफर्ट, कन्वीनियंस वगैरह बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ था मेरा इंप्रेशन इस गाड़ी के बारे में। मैंने चलाकर क्या महसूस किया, क्या कुछ रहा, ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं और उसके अलावा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज, इन्फॉर्मेशन और ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।